माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज है हमारा द डे जिस दिन हमारी क्लास 12th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपकी एमसीक्यू मैराथन सीरीज लॉन्च हो गई है। तो आज से हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। सारे ही चैप्टर जो टर्म 1 में आने वाले हैं उनकी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू मैराथन सीरीज शुरू हो रही है। सीरीज स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट ऑब्वियसली कोल्ड वॉर से करेंगे हम लोग, फिर जो है हिस्ट्री भी पकड़ेंगे, फिर ज्योग्राफी भी पकड़ेंगे, सोशियोलॉजी भी और साइकोलॉजी भी। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने एमसीक्यू क्वेश्चन? 150 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ मैं तुम्हें कराने वाली हूँ। 150 मतलब 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। कितनी एमसीक्यू क्वेश्चन? 150। सो यू डोंट नीड एनी रिफ्रेशर, यू डोंट नीड दैट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो तुम्हें बस एक ही चीज़ की जरूरत है मेरी। मैं यहाँ सारी की सारी वीडियोस तुम्हारे लिए अपलोड कर रही हूँ। इंस्टाग्राम आईडी पे तुम्हारे लिए नोट्स डल जाएंगे और प्रिंटेड जो है ये प्रिंट करवा सकते हो। एमसीक्यू भी डाल दूंगी वहाँ पे। जो इंस्टा नहीं यूज़ करता एक कॉपी बना लो सेपरेट पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पे जो भी मैं आपको एमसीक्यू करा रही हूँ उन्हें साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं से भी क्वेश्चन है you will be able to answer। तो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। वीडियो बनेगी पार्ट में, बिकॉज 2 घंटे की एमसीक्यू मैराथन अगर मैंने बना दी तो आई नो आप लोग बीच में जो है छोड़ दोगे उसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 50 एमसीक्यू करेंगे। कौन कौन से टॉपिक तक कवर कर लेंगे ये भी मैं आपको बताती रहूँगी क्योंकि टॉपिक मेंशन होंगे यहाँ पे। तो आज हम 50 करेंगे, अगली वीडियो में भी 50 करेंगे। तो वो उसमें हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन की वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो थर्ड वीडियो बनेगी 50 क्वेश्चन की, पार्ट 3 बनेगा, उसमें होगा कुछ बहुत ही डिफिकल्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग, केस बेस्ड रीजनिंग, मैथ से क्वेश्चन, यहाँ से वहाँ से पिक्चर बेस्ड, बहुत सारा मिश्रण होगा। वो हमारा 150 वाली जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी जिसमें थर्ड टाइम जो हम इस चैप्टर को करेंगे उसमें 50 क्वेश्चन, वो बहुत हाई लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। और यहाँ कौन से क्वेश्चन है ये भी कम नहीं है। ये जो आपकी बुक की एक एक लाइन है ना वहाँ से छाट के मैंने क्वेश्चन डाले हैं। एक एक लाइन। अगर आपने वीडियो देखी फिर कोड वगैरह एनसीईआरटी से देखे तो ये आंसर ये मुझे आता है। तो इसलिए इसी वर्क में मैं लगी हुई थी सारा एमसीक्यू मैराथन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का प्रिपेयर करने के लिए। तो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म तो 3 पार्ट में वीडियो आएंगी, याद रखना। पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ही पार्ट में देखने हैं। पहले जो है पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर हम जो है पार्ट 3 करेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में कराने वाले हैं। लास्ट होगा हमारा क्विज भी। तो एक एक चैप्टर के 2 एमसीक्यू हम करने वाले हैं। 200 ऑफ ईच। आपका एक टेस्ट भी लेने वाली हूँ, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन अलग होंगे। तो इन टोटल एक चैप्टर से 200 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो डू यू गाइस नीड एनीथिंग एल्स? नो ना? तो बस पढ़ाई करना शुरू कर दो एंड लेट अस स्टार्ट द चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा। तो द पहला क्वेश्चन इज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। कि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर हमारे वर्ल्ड स्टेज पे आके खड़ी हो जाती हैं। वो 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर कौन सी थी? यूएसए एंड जर्मनी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर थी, यूएसएसआर एंड रशिया थी, या यूएसए एंड ब्रिटेन थी? तो भाई करेक्ट आंसर बी वाला है, यूएसए एंड यूएसएसआर। और ऐसे ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन देके आपकी आंखों के साथ खेला जाएगा यहाँ पे कि तुम्हें यूएसएसआर दिख रहा होगा। सो बी वेरी विजिलेंट, बहुत ध्यान से हमें एमसीक्यू करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये पिक्चर बेस। ये पिक्चर आपने देखी बहुत होगी पर पता नहीं होगी कौन से समय की क्या पिक्चर है। तो यू हैव टू टेल व्हाट इज द पिक्चर डिपिक्टिंग। ये अमेरिका का झंडा, समझ में आ गया, अमेरिकन सोल्जर है। तो यहाँ पहला है ये अमेरिकन सोल्जर है जो फ्लैग रेज करे ड्यूरिंग द बैटल ऑफ आयो जिमा जापान। ठीक है, ये वो है, या फिर अमेरिकन सोल्जर रेजिंग द फ्लैग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945। तो करेक्ट आंसर ये है जब जो है जापान में जो है हमारे अमेरिकन सोल्जर्स ने जिमा में जो है 23 फरवरी 1945 को फ्लैग होइस्ट करा है, ये वो है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है और ये पिक्चर भी याद रखनी है। 2 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं बट आई कंबाइंडेड इट इन 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ये पिक्चर में क्या डिपिक्ट हो रहा है, कौन है ये, अमेरिकन सोल्जर्स है ये, कहाँ पे फ्लैग होइस्ट कर रहे हैं। तो रिमेंबर इट, आंसर ए इज करेक्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट ये पिक्चर देखो आप। व्हाट डज द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट? ये हमें झंडा दिख रहा है, किसका है? यूएसएसआर का है, सोवियत यूनियन का है। तो ये सोल्जर किसके होंगे? ये सोवियत यूनियन के। तो व्हाट डज द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट? अ सोवियत सोल्जर रेजिंग द यूएसएसआर फ्लैग इन रशिया। यानी कि ये जो फ्लैग है यूएसएसआर का ये रशिया में लहरा रहे हैं, या फिर सोवियत सोल्जर रेजिंग द यूएसएसआर फ्लैग ऑन द रीचस्टैग इन बर्लिन जर्मनी इन मई 1945। यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम लोगों का ये जो फ्लैग है जो रशिया के सोल्जर्स जो है होइस्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? जर्मनी रीचस्टैग बिल्डिंग पे बर्लिन में इन मई 1945। तो करेक्ट आंसर ये बी वाला है। कौन सा? ये बी वाला। इसको ये मैंने गलती से लिख रखा है, यहाँ बी है आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सोवियत soldiers are raising the USSR flag on Reichstag building in Berlin. Next, the end of the war is usually seen as the beginning of क्या? यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमारा कैसा एरा स्टार्ट होता है, क्या पढ़ना हम उससे शुरू करते हैं? कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। तो कंटेम्प्रेरी एरा शुरू हो जाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। करेक्ट आंसर A1। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं अब हम।
द डैश एंड द डैश वॉज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर। दोनों ही सुपर पावर का नाम बताना है, सोवियत यूनियन, यूएसए, बोथ ए एंड बी एज नन ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर सी लिखोगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम ये ओवरव्यू में से चल रहा है हमारा, अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आगे आएगा। नेक्स्ट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIUO वॉज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग डैश एंड डैश। तो ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था स्टार्ट हुआ था, उसका मेन एम क्या थे? तो फर्स्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सेकेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, या डी बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी एंड सी। क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आता था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। चलो अब हो गई है चैप्टर की असली शुरुआत, क्यूबन मिसाइल कैसे। तो मैंने आपको कहा था बुक की एक एक लाइन से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो अभी ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। कितने? हाँ 6 क्वेश्चन। ये किसके थे? ये ओवरव्यू में से क्वेश्चन बन रहे थे, छोड़ दोगे पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक एक लाइन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इन विच ईयर द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा। कौन से साल में जो है हमारे सोवियत यूनियन के लीडर्स को डर लग जाता है कि कहीं जो है क्यूबा को जो है अटैक ना कर दे यूएसए? अप्रैल 1961 में, अप्रैल 1916 में, 66 में, 1960 में। तो करेक्ट आंसर इज अप्रैल 1961। तो बी वेरी विजिलेंट व्हेन मार्किंग द आंसर। 61, 16 बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देखेंगे तुम्हें, तो ध्यान से देखने हैं ऑप्शंस को। Who was the president of the small island nation of the coast of the United States? कौन था उस स्मॉल आइलैंड नेशन का प्रेसिडेंट? पहले तो आइलैंड नेशन का नाम बताओ। क्या है? क्यूबा। यस, जो आइलैंड नेशन है वो यहाँ पे क्यूबा है। अब क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम बताना है। जॉन एफ नीडी, फिदेल कास्त्रो, निकिता क्रुश्चेव या जॉर्ज बुश। तो फिदेल कास्त्रो। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम टाइम में, निकिता तो नहीं थे ना, जॉन एफ तो नहीं थे ना क्यूबा के, ये कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए रिमेंबर दिस। Dash was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. कौन था सोवियत यूनियन का एलाई, दोस्त, जो उसको सोवियत यूनियन उसको डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली हेल्प करता था? तो कौन था वो फ्रेंड? क्यूबा था, यूएसए था, रशिया था, ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर क्यूबा था। वेरी इजी वन। हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस? किसकी ऐसे दिमाग में आइडिया आता भैया रशिया का बेस बना देते क्यूबा को, कहीं अटैक ना कर दे अमेरिका हमारे पे? अमेरिका के प्रेसिडेंट नीडी का था, फिडेल कास्त्रो को ये आइडिया आया था, निकिता क्रुश्चेव को आया था, या स्टेलिन को आया था? करेक्ट आंसर सी इज निकिता क्रुश्चेव को आया था। नेक्स्ट, इन विच ये न्यूक्लियर मिसाइल वॉज प्लेस्ड इन क्यूबा? क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल कब लगा दिए गए थे? ठीक है, 1962, 1965, 1961, 1960। तो करेक्ट आंसर है 1962। अब तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, बुक में बहुत साफ साफ गिवन है। डर होने लगता है 1961 में, बट मिसाइल 1962 में लगे थे। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स यूएसए बिकेम अवेयर ऑफ मिसाइल्स इन क्यूबा? क्यूबा में मिसाइल्स लग गए हैं कितने हफ्तों बाद जो है हमारे जो अमेरिका है उसको पता चला था? 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद, 4 वीक्स बाद या 1 वीक बाद? तो करेक्ट आंसर है 3 वीक्स बाद लगा था। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ नीडी एंड हिज एडवाइजर्स वांटेड टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द कंट्रीज। यहाँ लिखा है कि जॉन एफ नीडी चाहते थे कि वॉर हो जाए। रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। तो अब आपको ये बताना है अबव स्टेटमेंट इज ट्रू या अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। 13वां क्वेश्चन, आंसर तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये बात सही है या गलत है। आंसर ए है या आंसर बी? नेक्स्ट, अ क्लैश सीम्ड एमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज। यानी कि ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ कि रशिया वालों ने मिसाइल लगाए, अमेरिका वालों ने क्या धमकी दे दी कि भैया आज के बाद अगर कोई क्यूबा पे शिप आता हुआ दिख गया यूएसएसआर से तो हम भी अटैक कर देंगे। ये जो क्लैश हुआ इसको क्या बोला गया? इस क्लैश को अ क्लैश सीम एमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो यहाँ भी भैया ध्यान लगा के देखना है। आप बच्चे उस समय पे क्यूबा तो नहीं था, क्यूबन ही था ना। तो यस, करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Hot War, Cold War, World War II, World War I। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किसका हॉट पॉइंट था? कि हॉट पॉइंट मतलब ऐसा लगा भैया अब कोल्ड वॉर नहीं रहेगा, अब तो हॉट वॉर हो जाएगा, अब तो ये लड़ पड़ेंगे दोनों यूएसएसआर। तो किसका था आंसर? मैंने बता दिया आपको कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है कोल्ड वॉर का एक हाई पॉइंट था। कोल्ड वॉर चल रहा था, आपस में इनकी जो है राइवलरी चल रही थी, अपने चमचे इकट्ठे कर रखे थे इन्होंने आपस में। मैं तुझसे अच्छा हूँ, मैं तुझसे अच्छा हूँ, मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास ज़्यादा वेपन्स है, मेरे पास ज़्यादा ये चल रहा था। कोल्ड था सब कुछ। बट सडनली एक हाई पॉइंट आता है जब क्यूबा में मिसाइल लग जाते हैं। ऐसा लगा भैया कहीं न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ही ना हो जाए। तो इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किसका हाई पॉइंट था? कोल्ड वॉर का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16, डैश रेफर टू द कॉम्पिटिशन
tensions and a series of confrontation between USA, USSR backed by their respective allies। तो ये किसकी डेफिनेशन है? पहले पिछले साल बच्चे इस डेफिनेशन को दिल से और दिमाग से लर्न करते थे। लर्न क्या अपने आप हो जाती थी, बहुत इजी है, पता है कोल्ड वॉर में क्या क्या होता है। तो अब तुम्हारे को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि यू विल बी गिवन डेफिनेशन और क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए होंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये किसकी डेफिनेशन है? डैश इज रेफर टू द कॉम्पिटिशन। कौन सा है ये? कोल्ड वॉर। करेक्ट आंसर क्या है इसका? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इज रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर बैक बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। तो करेक्ट आंसर क्या है? कोल्ड वॉर। यहाँ पे हमें क्या फिल करना होगा? कोल्ड वॉर। और यहाँ गोलों में कौन सा गोला भरोगे आप? ए बी सी डी में से, तो ये सी वाला गोला आप पूरा ऐसे जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी OMR में भर दोगे। आगे देखते हैं हम। द कोल्ड वॉर इंक्लूडेड डैश डैश एंड डैश। तो कोल्ड वॉर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी? राइवलरीज, मिलिट्री अलाइंसेस, द बैलेंस ऑफ पावर था, पीस एंड कॉपरेशन था, यूनिटी अमंग नेशंस था या नॉन ऑफ। तो करेक्ट आंसर है A1, दैट कोल्ड वॉर इंक्लूडेड राइवलरी, दुश्मनी थी इनकी, मिलिट्री अलाइंसेस बनाती थी एंड बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट, द कोल्ड वॉर वॉज अकम्पेड बाय अ डैश कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। तो भाई कोल्ड वॉर में हमें पता है इनकी राइवलरी थी कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। ये अपने अलाइंसेस बना रहे थे, जिन्हें मैं कभी कभी जो है तो मैं समझाने के लिए समझे बोल देती हूँ, ठीक है। ये अपने लिए जो है अपने अलायंस बना रहे थे, अपने मिलिट्री इकट्ठी कर रहे थे, वेपन्स बना रहे थे, इकोनॉमिकली खुद को डेवलप कर रहे थे। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनकी इस राइवलरी में, वो क्या थी? मॉनेटरी कॉन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर इज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। हमें पता है कि लड़ाई जो सबसे बड़ी थी वो आइडियोलॉजीज की थी कि कैपिटलिज्म बेटर या कम्युनिज्म। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज द लीडर ऑफ द वेस्टर्न अलायंस? वेस्टर्न अलायंस का लीडर कौन था? यूएसए, रशिया, यूएसएसआर या अलाइड पावर्स थी? तो करेक्ट आंसर इज यूएसए वेस्टर्न अलायंस का लीडर था। नेक्स्ट, द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ। वेस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी कौन सी थी? ए सोशलिज्म, बी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, सी कम्युनिज्म या डी मार्क्सिज्म। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? B1। नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ द ईस्टर्न अलायंस? ईस्टर्न अलायंस का लीडर कौन था? सोवियत यूनियन, यूएसए, रशिया या ब्रिटेन? तो करेक्ट आंसर सोवियत यूनियन। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर रशिया कर देते हैं, तो नहीं, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट, द ईस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंटेड आइडियोलॉजी ऑफ द ईस्ट अलायंस की आइडियोलॉजी कौन सी थी? कैपिटलिज्म थी, मार्क्सिज्म थी। अब यहाँ ध्यान से देखना, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थी या सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म? तो करेक्ट आंसर है C1, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थी ईस्टर्न अलायंस यानी कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी। तो अब हाँ, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। Q1 में सारे गाइस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट है व्हाट इज द कोल्ड वॉर। तो अगर आप NCERT लेके बैठोगे और अभी तक तुमने देखा होगा तो आपके NCERT की एक एक लाइन से जितने भी क्वेश्चन थे वो सब यहाँ कवर हो गए। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं थर्ड पार्ट में जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनाऊंगी, रीजन, असर्शन, प्लस ट्रू फॉल्स, अब वेरी भयंकर मिक्सर क्वेश्चन जो बनेंगे वो, उससे आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। तब तक के लिए आपका फर्स्ट टास्क क्या है? चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो। मैंने अपनी चैनल पे पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, फिर से बना रही हूँ सारे चैप्टर्स। जो वीडियोस पहले किए उनसे पढ़ो, जब नया आ जाएगा तो उनसे रिवाइज कर लेना। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सारा सिलेबस गिवन है गाइस। पॉलिटिकल साइंस तो मैंने सारे अपने डिजिटल बोर्ड पे भी रिक्रिएट कर दी है। पढ़ना शुरू करो, सारे चैप्टर्स को देखो। MCQ मैराथन आपको मिल रही है, हिस्ट्री सारी है मेरे चैनल पे, ज्योग्राफी सारी है आपके टर्म 1 की, टर्म 2 की भी है, सोशियोलॉजी के 3 चैप्टर ऑलरेडी हैं, साइकोलॉजी विल बी स्टार्टेड। ठीक है, चलो आगे। विच इवेंट इज़ अ लैंडमार्क इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के में लैंडमार्क इवेंट कौन सा है? A, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, B, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, C, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म या D, एंड ऑफ डिक्टेटरशिप? तो करेक्ट आंसर इज B, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमारे जो एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट था। नेक्स्ट, अलाइड फोर्सेस वर लेड बाय द। अलाइड फोर्सेस को कौन लेड करता था? जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, यूएसए, सोवियत यूनियन, इटली एंड जापान, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो करेक्ट आंसर इज B1। नेक्स्ट, एक्सेस पावर वर लेड बाय। एक्सेस पावर को कौन लेड करता था? जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, सोवियत यूनियन, इटली, जापान या यूएसए एंड यूएसएसआर? बहुत ईजी है, जर्मनी, इटली, जापान। बट इन एग्जाम टाइम वी गेट कन्फ्यूज। एक्सेस में हम बहुत कन्फ्यूज, यार वो तो नहीं था, तो इसीलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। द वर्ल्ड वॉर 2 स्प्रेड अप टू विच रीजन्स? वर्ल्ड वॉर 2 भाई अलाइड एक्सिस के बीच में तो हुआ ही था, बट और किस किस रीजन्स तक वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो एक्सटेंड हुआ था? A, एशिया, चाइना, इंडिया, म्यांमार या फिर B, साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, चाइना में बुर्मा मतलब जो म्यांमार है एंड पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, या C, नॉर्थ ईस्ट एशिया, चाइना और बुर्मा एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ ईस्ट चाइना, बुर्मा और पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ? तो करेक्ट आंसर B1 है। ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो करेक्ट आंसर B1 है।
साउथ ईस्ट एशिया में फैला था कोल्ड वॉर, जैसे अभी हम आगे करें तो कोल्ड वॉर में पढ़ेंगे। चाइना में हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, म्यांमार में भी हुआ था, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। आगे देखते हैं हम। द वर्ल्ड वॉर टू डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, वर्ल्ड वॉर टू से क्या हुआ था हमारे वर्ल्ड में? लॉस ऑफ सिविलियन प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी, या डी, ए एंड बी बोथ? तो करेक्ट आंसर क्या है? D1 है। वर्ल्ड वॉर इन टर्म्स ऑफ सिविलियन प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी भी खत्म हुई थी और ह्यूमन लाइफ का लॉस भी बहुत हुआ था। तो ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन है, बट हमें किस पे टिक करना है? D1 पे, बिकॉज यहाँ लिखा है ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड इन, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 एंड 1918 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डैश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी बिगिनिंग थी? वर्ल्ड वॉर 1 की, कोल्ड वॉर की, हॉट वॉर की, या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर कोल्ड वॉर की बिगनिंग थी, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ये दोनों आ गए, यूएसए एंड यूएसएसआर। नेक्स्ट, द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप 2 डैश ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945। तो क्या फेंका था उसने? मिसाइल फेंके थे, बॉम्ब्स फेंके थे, एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके थे, या सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज और हमारे को जो है एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके थे। रिमेंबर दिस, एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके गए थे जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिक्स सेड इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब। तो हमें चैप्टर में पढ़ाया गया है दैट यूएसए ने जब ये बॉम्ब गिराया तो बहुत क्रिटिक्स थे उसके, उन्होंने कहा कि जापान को के ऊपर नहीं गिराने चाहिए थे बॉम्ब, बिकॉज इट वाज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, उससे पूरी एक जनरेशंस खत्म हो जाती हैं। तो ये बोला गया, क्रिटिक्स ने कहा कि अननेसेसरी था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब आपको यहाँ बताना है क्यों नहीं थी ज़रूरत बॉम्ब डालने की। ए, जापान वॉज इनोसेंट, जापान की कोई गलती नहीं थी। बी, जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, जापान तो सरेंडर करने ही वाला था, फिर क्यों उनके ऊपर बॉम्ब गिरा। सी, जापान वॉज वीक, या डी, जापान वॉज स्ट्रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर है जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर। तो क्रिटिक्स कहते हैं जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर और यूएसए को बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स व्हाट वाज द रीजन ऑफ अमेरिकन बॉम्बिंग जापान? तो भाई रीज़न क्या था, जब सरेंडर करने वाला था तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग क्यों जो है अमेरिका ने बॉम्ब गिराया? ए, टू स्टॉप सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया, कि भाई वो जो सोवियत यूनियन है ना एशिया में जो है अपनी पॉलिटिकल गेन्स करना बंद कर दे। टू शो मॉस्को दैट यूनाइटेड स्टेट वाज द सेम, और मॉस्को मतलब क्या, वो रशिया में ही तो है मॉस्को हमारा, कि मतलब वो सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए भाई मेरे पे बहुत न्यूक्लियर वॉर वेपन है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसे दिखाने के लिए। या सी, टू एंड द वॉर क्विकली, कि वॉर जल्दी से खत्म हो इसलिए डाले। या डी, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी। एक तो चाहता था यूएसए की जो मॉस्को है उसको अपनी दिखाऊं कि मैं बहुत सुप्रीम हूँ। सेकंड, टू स्टॉप सोवियत यूनियन, वही सोवियत यूनियन को जो है स्टॉप करना चाहता था कि वो एशिया में ज़्यादा पॉलिटिकल एंड मॉनिटरी गेन्स ना करे, मिलिट्री गेन्स ना करे। नेक्स्ट, with the defeat of the Germany and Japan, the devastation of Europe and many other parts of the world, dash and the dash became the greatest power in the world। तो बार बार आपको ये क्वेश्चन आएगा बताने को कि ग्रेटेस्ट पावर वर्ल्ड की कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर है इसका D1, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूएस सपोर्टर्स यूएस ड्रॉपिंग अटोमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू, यानी कि जो सपोर्टर्स थे जिन्होंने कहा कि ज़रूरी था जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना, तो क्या रीज़न दिया था उन्होंने बॉम्ब गिरवाने का? तो फर्स्ट इज टू स्टॉप सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री गेम्स। सेकंड, टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइफ। या C1, टू एंड द वॉर क्विकली। या फिर D1 इज बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज डी वाला, बोथ बी एंड सी। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला था कि जो सिर्फ सोवियत यूनियन को दिखाना है, बट जो सपोर्टर्स थे जिन्होंने कहा नहीं सही करा है अमेरिका ने बॉम्ब डाल के, अमेरिका की मजबूरी थी बॉम्ब डालना, तो उन्होंने क्या कहा दैट अमेरिका ने बॉम्ब क्यों डाला था? टू स्टॉप द फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइफ एंड टू एंड द वॉर क्विकली, इसलिए डाला था बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अटोमिक बॉम्ब ऑन यूएस 35, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। अटोमिक बॉम्ब ऑफ यूएस ऑन हिरोशिमा वॉज कोड नेम्ड एज। तो जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिरा था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था, फैट मैन था, लिटिल बेबी था या लिटिल गर्ल था? करेक्ट आंसर इज A1, लिटिल बॉय नाम था। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट, एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी वॉज नेम्ड एज, क्या नाम था उसका? फैट मैन, फैट बॉय, फैट वुमेन या फैट टी मैन था? तो करेक्ट आंसर ए है, फैट मैन था। क्वेश्चन नंबर 38, द यील्ड ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर रिस्पेक्टिवली डैश। तो क्या यील्ड थी उनकी, मतलब कितनी रेंज के थे वो? 15 एंड 26 किलो टन्स, 15 एंड 29 किलो टन्स, 15 एंड 21 किलो टन्स या 14 एंड 21 किलो टन्स। आई डोंट नो कितने बच्चों को ये आंसर आता होगा, बट लर्न कर लो। करेक्ट आंसर सी है। उनकी रेंज कितनी थी, उनकी जो है यील्ड ही बोलेंगे हम, कितनी थी? 15 एंड 21 किलो टन्स की उनकी रेंज थी।
ठीक है, तो ये तब थी जब उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंके थे। बट आगे चल के बाय द 1950s, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द अर्ली 1950 द यूएसए एंड यूएसएसआर ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स अप टू द रेंज ऑफ, यानी कि भाई पहले उन्होंने 15 से इतने किलो टन के तो वहाँ फेंके, तो उसके बाद वो और ज़्यादा रेंज के बनाने लगते, तो वो रेंज हमें बतानी है। तो ये हमें इसलिए बता रहे कि अगर इन वालों के बीच में वॉर छिड़ गया होता तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो चुका होता। तो 8 एंड 15 किलो टन के बनाने लगते, 8, 10 एंड 15,000 किलो टन के, या सी 15 एंड 20 किलो टन की या 100,000 किलो टन की। तो करेक्ट आंसर है बी वाला। 50s में इन्होंने 10 एंड 15,000 किलो टन वाले जो थे न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू कर दिए। और अगर कोल्ड वॉर की जगह हॉट वॉर हो जाता, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, तो ये सब न्यूक्लियर वेपन फूट जाते एक दूसरे के ऊपर एंड पूरा वर्ल्ड, पूरी हमारी सिविलाइजेशन एंड हो जाती अर्थ के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन टू राइवल पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स capable of inflicting death and destruction unexpectable to each other, a full-fledged warriors। यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जब टू राइवल पावर्स एक दूसरे के सामने ऐसे टक्कर के हमला करने को खड़ी हो, दोनों पे ही इक्वल नंबर ऑफ वेपन्स हो, तो वॉर क्या है? वॉर इज़ अनलाइकली, कि वॉर होने की संभावना बहुत कम है। वॉर इज़ लाइकली, कि वॉर हो सकता है। वॉर इज़ मस्ट, कि वॉर होना ही चाहिए। या डी, वॉर इज़ पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर इज़ अनलाइकली। क्यों नहीं हुआ वॉर? इसलिए कोल्ड वॉर कोल्ड ही रहा, हॉट वॉर नहीं बना, बिकॉज दोनों को ही पता था, यूएसए को भी यूएसएसआर को, कि अगर मैंने यहाँ से 4 वेपन फेंक दिए, न्यूक्लियर वाले बॉम्ब फेंक दिए, तो वहाँ से 8 आएंगे। उनका 4 से जितना नुकसान होगा मेरा 8 से हो जाएगा। तो यही चीज़ दोनों को पता थी कि अगर हमने बॉम्ब फेंके तो हम दोनों ही जो है ख़त्म हो जाएंगे, साथ में पूरा वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अनलाइकली था वॉर होना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं अब हम। In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side as the winner। तो अगर वॉर होगा, अगर बाई चांस वॉर होता, तो दोनों ही साइड्स को, यूएसए यूएसएसआर, दोनों बॉम्ब फेंकते एक दूसरे पे, दोनों को ही इतना ज़्यादा नुकसान होता कि हम विनर ही नहीं बता सकते कि कौन विनर है। इफ़ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर ऑफ इट्स राइवल, अदर वुड बी स्टिल लेफ्ट विद इनफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है कि अगर सपोज करो किसी एक ने दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, कितने भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर लो, जो है इतने वेपन्स बच जाते कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता। भैया इन पे 100 200 नहीं, पता नहीं कितनी ही मात्रा में न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स थे। तो अगर कोई चाहे इसके ख़त्म कर दूंगा किसी कुछ ट्रिक से या किसी प्लान से, उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले लेंगे, चुरा लेंगे, ख़त्म कर देंगे, बट स्टिल इतने थे उन पे कि जितने बचते भी उससे इतना ज़्यादा नुकसान होता था। तो ऐसी एक सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ए, लॉजिक ऑफ डेट। करेक्ट आंसर मैं ही आपको बता रही हूँ, इसको कहते हैं हम लॉजिक ऑफ डेटरेंस। और ये फॉर योर रिवीजन मैंने इस टॉपिक में आपको अच्छे से समझा दिया है कि अगर ऐसी इवेंट थी, कोल्ड वॉर एरा एक ऐसी इवेंट थी, कोल्ड वॉर में वॉर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेट। अगर क्वेश्चन है वाई डिड कोल्ड वॉर रिमेन द कोल्ड वॉर एंड नॉट एस्केलेटेड इनटू द हॉट वॉर, तो उसका रीज़न क्या था? लॉजिक ऑफ डेटरेंस चल रहा था। अगर जो है अमेरिका चाहता कि चल भाई यूएसएसआर के ना बॉम्ब्स को कहीं से चुरा लूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इतने ज़्यादा थे उन पे, किसी भी पॉसिबल ही नहीं थी सिचुएशन कि सारे बॉम्ब्स खत्म हो जाए, इतने बॉम्ब्स उन पे तब भी बच जाते हैं कि अगर 4 भी फेंक देगा तो भी इतना नुकसान था, कितने 1000 किलो टन के ये बॉम्ब बना रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। व्हाट हैपन इन लॉजिक ऑफ डेटरेंस सिचुएशन? क्या है ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस सिचुएशन? अब ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ए, बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक, यानी कि दोनों ही साइड्स पे एक कैपेसिटी है कि तुम अटैक करोगे तो हम वापस जो है हमला कर देंगे। बी, कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट अ वॉर, दोनों ही एक दूसरे को इतना डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं कि कोई वॉर को स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है C1 कि भाई ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि दोनों रिटेलिएट भी नहीं कर सकती हैं और दोनों स्टार्ट भी नहीं कर सकते, तभी कोल्ड वॉर कोल्ड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स, कोल्ड वॉर रिमेन्ड अ कोल्ड एंड नॉट अ हॉट वॉर। तो ये आप मुझे बताओगे कि ये क्या है? कोल्ड वॉर कोल्ड क्यों रहा, हॉट क्यों नहीं हुआ? लॉजिक ऑफ वॉर की वजह से, लॉजिक ऑफ पीस या लॉजिक ऑफ डेटरेंस या ऑल ऑफ द फॉलोइंग? तो बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 44। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर बट नॉट द डैश। तो भाई ये जो डेटरेंस का रिलेशनशिप था कि हमला नहीं कर रहे थे, तो वो क्या चीज़ को दूर कर रहा था, क्या को नहीं? तो ये बताना है। डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द, क्या प्रिवेंट नहीं कर रहा था? ए, फाइटिंग, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी बिटवीन द पावर्स या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज राइवलरी, कि वॉर नहीं हो रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है वॉर नहीं है तो दुश्मनी खत्म नहीं हो रही थी। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन द पावर। क्या लिखोगे आप? राइवलरी, दुश्मनी नहीं खत्म हो रही थी,
बस मजबूरी थी, वॉर कर नहीं सकते थे क्योंकि दोनों को इक्वली नुकसान होता। 45 क्वेश्चन, इन द डेटरेंस रिलेशनशिप बोथ राइवल ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर वर एक्सपोज टू बिहेव एज अ डैश एक्टर। अब भाई जब ऐसा डेटरेंस का रिलेशनशिप होता है तो दोनों दुश्मनों को, राइवल पावर्स को कैसा एक्ट करना है, ए रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल की बहुत तरीके से रैशनल और रिस्पॉन्सिबल वे में चलना है कि ये नहीं भैया न्यूक्लियर वेपन है, कि किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, जानबूझ के कोई फेक खबर पहुंचा दी कि भाई यूएसएसआर तो बॉम्ब फेंक रहा है और यूएसएसआर नहीं फेंक रहा था और रिटालिएट कर दिया अमेरिका, 2 बॉम्ब फेंक दे उधर, ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल रहना है, रिस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट रहना है, केयरफुल एंड ऑनेस्ट रहना है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल रहना है दोनों को, यूएसए को भी यूएसएसआर को, क्योंकि दोनों ही जगहों से कुछ गलत ना हो, बिकॉज अगर वॉर छिड़ जाता तो इट वुड लेड टू द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन 2 सुपर पावर्स blocks led by them are in a dash relationship fighting war will be massively destructive। कैसे रिलेशनशिप में 2 सुपर पावर होती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं कि इस समय पे वॉर नहीं हो सकता है। ए फ्रेंडली रिलेशन में वॉर नहीं होता, बी डेटरेंस रिलेशन में वॉर नहीं हो सकता, सी पीसफुल सिचुएशन में वॉर नहीं हो सकता, या डी न्यूट्रल। तो वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो इसका भी करेक्ट आंसर डेटरेंस ही है। जब वो डेटरेंस में थी इसीलिए वॉर नहीं कर रही थी, उनका रीज़न वॉर नहीं करने का क्या था, डेटरेंस में थे, दोनों पे बहुत हमला करने की इक्वल कैपेसिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर डैश। कोल्ड वॉर से हमारा को एक श्योरिटी मिली, क्या, दैट इट इंश्योर पीस, उसने पीस इंश्योर करी, ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन सर्वाइवल, नन ऑफ द। करेक्ट आंसर इज C1 ह्यूमन सर्वाइवल। कोल्ड वॉर ने हमें इंश्योर करा दैट हम ह्यूमंस, मैंने आपको क्या बोल रही हूँ, इट वुड लेड टू द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। जापान का हमें आफ्टर मैच पता है, हिरोशिमा नागासाकी के वहाँ पे बहुत कम यील्ड के जो बॉम्ब्स गिरे थे तब भी वहाँ पे इतना नुकसान हुआ। तो अब इनके पास अगर इतनी यील्ड्स के ये वेपन्स फेंक देते हैं तो खाली यूएसएसआर को नुकसान नहीं होता, पूरी दुनिया को उससे नुकसान होता है। इसलिए कोल्ड वॉर हेल्प्ड अस इन द ह्यूमन सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 48, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, Which 2 ideologies were involved in the conflict during the Cold War era? कौन सी 2 आइडियोलॉजी इन्वॉल्व थी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, मोनार्की, कम्युनलिज्म, नन ऑफ द अबव। बताओ जल्दी से। 48 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन भी तुम ही बताओगे। When did the Cold War begin? ईयर बताना है जिस समय में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। एंड 50 क्वेश्चन, नेम द 2 सुपर पावर। बहुत छोटे से बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, अभी तक ऊपर बहुत यही पढ़ा है आपका, तो तीनों कमेंट करो। तो विद दिस आप यहाँ अगला देख सकते हो, द इमरजेंस ऑफ द 2 पावर ब्लॉक। ये स्लाइड्स मेरे पास सब रेडी हैं। अब यहाँ से आपका द इमरजेंस ऑफ द 2 पावर ब्लॉक वाला टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा ये, और इस वाले टॉपिक में हम सारे का सारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 3 के, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले, केस बेस्ड रीजनरेशन, और ये आपके ईच एंड एवरी पॉइंट जो चैप्टर का है वहाँ यहाँ से कवर हो रहा है। इसको देख के आप अपने नोट्स भी फॉर्म कर सकते हो। तो गाइज बी रेडी नाउ, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं आपको अपनी स्लाइड दिखा देती हूँ, तुम्हें दिखाई देगा ये क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड भी है सारे, मैप जितने भी आ रहे हैं हमारे कोल्ड वॉर के अंदर सब मैं यहाँ आपको कवर करा दूँगी। अभी मैंने, आप देख सकते हो यहाँ ये पूरा, वेट ये देखो, ये यहाँ से टॉपिक शुरू हो गया आपका अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो सारा का सारा सिलेबस आपका ऐसे ही आने वाला है। सो लेट्स एंड दिस पार्ट 1 ऑफ द कोल्ड वॉर। आज आपने जितने MCQ क्वेश्चन कर ले उन्हें आज ही प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना, और 1 से 2 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है कल ही मिल जाए, बिकॉज आई बी शूटिंग इट, बट इसको पार्ट में करके मैं डालूंगी। 3rd पार्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसे भयंकर क्वेश्चन भयंकर मतलब तुम कर लोगे, जब ये आते हो तो वो भी कर लोगे। ओके, तो विद दिस आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। बहुत वेट करा था, 1 हफ्ता वेट करना पड़ा पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को, तो तुम्हें दिख गया तुम्हें वेट क्यों करना पड़ा था। ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब करेंगे। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। अपने सारे ह्यूमैनिटीज फ्रेंड्स के साथ अपने ये इस वीडियो को शेयर करना, एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लेना सारे के सारे। और हम क्विजेस, लाइव क्विज डाउट सेशंस कंडक्ट करेंगे फॉर स्पेशली माय ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, माय ह्यूमैनिटीज फैमिली। तो भाई तुम लोगों को दीदी अकेला नहीं छोड़ने वाली है, तो इसीलिए जो है तुम लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर करो। हम थोड़े समय में क्विज करेंगे और वो लाइव आके होगा, तो तुम्हें अपना स्कोर साथ के साथ पता चलेगा। एक चैप्टर से कोल्ड वॉर निपटाएंगे तो कोल्ड वॉर का क्विज कर लेंगे। तो बी रेडी, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी कोई क्वेरी टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, और आप लोगों का जो है अगर यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी, सारी वीडियोस, कुछ स्पेशल वीडियोस गिवन है तुम्हारी पढ़ाई की, गो एंड वॉच इट, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम लिंक भी गिवन है नोट्स के लिए।